हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जहां से आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए डाउनलोड करना होगा आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। और इस ऐप के डाउनलोड करते ही जुड़ जाते हैं आप इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर्स के साथ। मैं योगेश्वर मिश्रा इस प्लेटफॉर्म से आपको आज जो है वह भारतीय संविधान के ऊपर केंद्र और राज्य संबंधों के ऊपर जो है क्लास ले रहा हूँ। यह क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन। मेरा कोड जो है वो है, आप देख रहे हैं, जैसे UGM10। इसके साथ आप क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे तो आपको 10% का बेनिफिट्स होता है स्टूडेंट्स। फिर इसके अलावा जो है मैं मानव विज्ञान हिंदी माध्यम में और इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री की क्लासेस ले रहा हूँ। और साथ में जो है जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वह बायोलॉजी की क्लास ले रहा हूँ। तो बिल्कुल आप मेरा वीडियो को देखते रहिए। यूट्यूब में है यह अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और स्पेशल वीडियो भी मेरा है, वो SPUGM10 के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लियर चीज है ये अन अकेडमी में बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं फॉर पीएससी यूपीएससी एग्जामिनेशन, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस, एनआईआर, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स। ठीक है, ज्योग्राफी, ऑप्शनल कोर्सेज हैं, इंडियन इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो चलाए जा रहे हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक दिशा दे सकते हैं। क्लियर चीज है ये। ठीक, देखिएगा, अन अकेडमी में जो है जीएस के लिए जो है दो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। एक प्लस कोर्स होता है, दूसरा आइकनिक कोर्स होता है। प्लस कोर्स जो है वह देखेंगे 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए अवेलेबल है स्टूडेंट्स। तो आप इसमें एडमिशन लीजिए और तैयारी कीजिए। मेरा कोड जो है UGM10 के माध्यम से आप एडमिशन लीजिए। इसी प्रकार देखेंगे आइकनिक जो सब्सक्रिप्शन है वह जो है 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए अवेलेबल है। मेरा कोड जो है UGM10 के माध्यम से आप एडमिशन लेते हो तो आपको 10% का बेनिफिट्स होता है। आइकनिक सब्सक्रिप्शन करने से क्या फायदे हैं, ये पूरा जो स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिखाया गया है, बिल्कुल आप अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी को जो है एक नई ऊंचाई पहुंचाइए अनअकैडमी के माध्यम से। क्लियर चीज है ये। अनअकैडमी के द्वारा देखिएगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो है कोर्सेज जो है 2022 और 2023 को यूपीएससी को टारगेट रखकर 1 साल और 2 साल के लिए जो कंप्लीट जीएस बैचेज जो स्टार्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा साथ में एनसीईआरटी बैचेस भी चलाए जा रहे हैं। तो जिन जो भी बैचेस में आपको एडमिशन लेना है, आप एडमिशन लेकर जो है अपनी तैयारी को जो है टॉप एजुकेटर्स के माध्यम से एक नई दिशा दीजिए। ठीक है, और यह क्लासेस जो है बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश तीनों ही माध्यम में चलाए जा रहे हैं। तो आपको जिस माध्यम में आप कंफर्टेबल है, जिस माध्यम में आप अपनी तैयारी का जारी करना चाहते हैं, उस माध्यम से क्या कीजिए, अपनी तैयारी को प्रारंभ कीजिए। क्लियर चीजें ये। अन अकेडमी के द्वारा देखिएगा एक कोर्स ऑफर लेकर आया हुआ है, ऑप्शनल विषय के साथ जो है जीएस आइकनिक कोर्स, और ऑप्शनल विषय के साथ जो है जीएस प्लस कोर्स जो है लेकर आया गया है। यह 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए अवेलेबल है। और इसमें एडमिशन लेने के लिए मेरा कोड यूज कीजिएगा UGM10। ठीक है, क्लियर चीज है ये कंप्लीट ऑप्शनल और जीएस की तैयारी करने के लिए कोर्स लाया गया है। तो जो बच्चे यूपीएससी तक की तैयारी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं और तैयारी को आप प्रारंभ कर सकते हैं। क्लियर चीजें। आपको बार बार मैं पिछले कुछ दिनों से अन अकेडमी कॉन्टेस्ट के बारे में आपको बार बार बात कर रहा हूँ। तो अभी जो है 28 फरवरी को होने वाला है कॉन्टेस्ट, तो इसमें जरूर भाग लीजिएगा। ठीक है, और इनरोल होइए इसमें। ठीक है, तो जरूर इसमें भाग लीजिएगा। और इसमें जो है यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चलाया जा रहा है। ठीक है, और ये क्या है, यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत जो है चलाया जा रहा है। जो रैंक 1 से 3 होल्डर्स होगा, उसको जो है पूरा प्लस जीएस सब्सक्रिप्शन जो है फ्री में जाएगा। जो रैंक 4 से 10 तक रहेगा, उसको 75% पे कर ऑफ रहेगा। और रैंक को 11 से लेकर 50 तक जो है उसको 50% ऑफ रहेगा। रैंक 11 51 से लेकर आपका 500 तक जो है 25% उसको क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। तो बिल्कुल आप इस कॉन्टेस्ट में भाग लीजिएगा, क्योंकि जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत जो है कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। ये कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट में भाग लेकर क्या कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आप कंप्लीट जो है यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर चीज है स्टूडेंट्स। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आज जो क्लास लेकर आया हूँ, आपको बार बार स्टूडेंट्स की डिमांड था कि सर केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर क्लास लेकर आइए। तो आज आप लोगों के लिए जो है केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर जो है क्लास लेकर आया हूँ। और साथ में हम कुछ इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यू भी करेंगे। क्लियर चीजें। तो आप क्लास में बने रहिए, और क्लास में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है।
आपके क्लास से रिलेटेड, तो क्लास में आप बने रहिए। क्लियर चीज है ये, और वीडियो को पूरा देखिए, लेक्चर को पूरा सुनिए, तभी जब लेक्चर को सुन पाएंगे तभी आप क्या करेंगे इसको, जो इसमें बातें मैं बता रहा हूँ आप उसको क्या कर पाएंगे, एक्सेप्ट कर ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर। ठीक है, वैसे तो हम इसमें केंद्र राज्य संबंध के ऊपर बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा प्रोविजंस है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बहुत सारे हैं जो केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर क्या करते हैं, अ, चर्चा करते हैं। क्लियर चीजें, तो भारतीय संविधान में जो है केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है उसकी व्यवस्था जो की गई है संविधान के भाग 11 और 12 में की गई है। ठीक है, तो मोटे तौर पर हम बात करते हैं केंद्र और राज्य संबंधों की, हम बात करेंगे तो केंद्र और राज्य संबंधों को जो है वह तीन भागों में हम बांट सकते हैं। किसमें बांट सकते हैं, वह तीन भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या संबंध हो सकते हैं, विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है और फाइनेंशियल रिलेशन के संदर्भ में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले ही आपको बताया कि केंद्र और राज्य संबंध जो है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं इसके संदर्भ में, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान है और गैर संवैधानिक प्रावधान है। ठीक है, और भारत के संविधान में भाग 9 और भाग 11 और फिर भाग 12 जो है वो केंद्र राज्य संबंधों पर क्या करता है, चर्चा कर रहा है। क्लियर चीज है ये, तो केंद्र राज्य संबंधों की हम बात कर रहे हैं तो तीन प्रमुख भागों में हमने बांटा, इसको बांट सकते हैं। एक है आपका विधायी संबंध है, दूसरा जो है क्या है, प्रशासनिक संबंध है, और तीसरा क्या है, वित्तीय संबंध है। क्लियर चीजें, बातों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो भारत क्या है देखिएगा, राज्यों का संघ है और संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रावधान तय किए गए हैं। ठीक है, हमारा संविधान का जो है भाग 11 और भाग 12 जो है क्या करता है, यह इन संबंधों की चर्चा करता है, जो हम तीन प्रकार के संबंधों की बात करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन संबंध है, तो हम बात करते हैं, विधायी संबंध की बात कर रहे हैं, प्रशासनिक संबंध की बात कर रहे हैं और वित्तीय संबंध की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर चीजें, तो केंद्र राज्यों के मध्य जो हम विधायी संबंध की हम जो बात कर रहे हैं तो उसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम केंद्र राज्यों के मध्य जो है विधायी संबंध को हम समझेंगे। क्लियर चीज है ये। ठीक है, उसके बाद हम प्रशासनिक संबंध को समझेंगे, फिर हम वित्तीय संबंध को समझेंगे। ठीक है, तो केंद्र राज्यों के मध्य जो छात्रगण ध्यान देंगे, केंद्र राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध है वह जो है स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है हमारे संविधान में कि सब्जेक्ट के हिसाब से, किस आधार पर, विषयों के आधार पर जो है स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया है कि किन विषयों पर जो है कौन कानून बनाएगा। ठीक है, तो केंद्र सरकार जो है या संघ सरकार जो है किन विषयों पर कानून बनाएगी, राज्य सरकारें किन विषयों पर कानून बनाएंगी, या ऐसे कानून है जो संघ सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। ठीक है, तो ये सभी जो विषय हैं वह जो है विषयों के माध्यम से क्या कर दिया गया, इसको सूचीबद्ध कर दिया गया है। ठीक है, तो जो ये सूचीबद्ध कर दिया गया है, तो देखेंगे इसके संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, तो देखिएगा केंद्र सरकार क्या कर सकती है, संपूर्ण भारत के संदर्भ में और संघ राज्य क्षेत्र के संदर्भ में क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य सरकार क्या कर सकती है, वो अपने राज्य क्षेत्र के लिए क्या बना सकती है, कानून निर्माण सकती है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, संसद के कानून का और क्या कर सकती है, और केंद्र जो है आपको बताया केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में क्या कर सकती है, कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो हम केंद्र राज्यों के हम जो विधायी संबंध की हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो देखेंगे तो यह सूचियों के माध्यम से जो है स्पष्ट रूप से इसका बंटवारा कर दिया गया है। किसके माध्यम से कर दिया गया है, सूचियों के माध्यम से जो है इसका स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया, आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तीन प्रमुख सूची है, कौन कौन सा, एक, दो और तीन। इसके अलावा एक अन्य भी सूची है जिसको हम कहते हैं अवशिष्ट सूची, तो हम इसको देखते हैं, संघ सूची बोलते हैं, यूनियन लिस्ट बोलते हैं ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, यूनियन लिस्ट कह रहे हैं। तो संघ सूची में जो विषय रखे गए हैं उस पर नियम बनाने का अधिकार जो है क्या है, केंद्र के पार्लियामेंट, केंद्रीय सरकार को या पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, क्लियर है, तो ऐसे विषयों को क्या कर रखा गया है, संघ सूची में रखा गया है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, केवल केंद्र सरकार को दिया गया है। तो फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सा, देखिए डिफेंस है, रक्षा है, बैंकिंग है, विदेशी मुद्रा है, ठीक है, टेलीकॉम है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, यह सभी जो विषय हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, संघ सूची को दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम मूलतः विषय बात करेंगे तो संघ सूची मूल्य विषयों की संख्या या
मूल सूचियों की संख्या जो है कितनी है, 97 है। ठीक है, किसी अभी जो है अभी 100 से ज्यादा जो है विषय जो है वह संघ सूची में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, तो मूलतः हम बात करते हैं तो कितने हैं, 97 विषय हैं। ठीक है, और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है, 100 के आसपास हो गई है। क्लियर चीज है, याद रखेंगे। राज्य सूची में उन विषयों को ये पर को रखा गया है जिस पर क्या कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों के पास है। ठीक है, तो राज्य सरकारों के पास जो कानून बनाने का अधिकार है उसमें हम बात करते हैं पुलिस है, ठीक है, स्थानीय प्रशासन है, पंचायत है, ठीक है, कृषि है, इन सब विषयों पर कानून का प्राइमरी हेल्थ है, इन सब पर कौन है कानून बनाने का अधिकार, किसको है, केवल राज्य सरकारों को है। ठीक है, और इसमें जो विषयों की संख्या है कितनी है, 66 विषय हैं। याद रखेंगे कितने विषय हैं, इसमें 66 विषय हैं। याद रखेंगे ना। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे स्टूडेंट, तीसरी जो सूची है वह कौन सी सूची है, वह समवर्ती सूची है। कौन सी सूची है, समवर्ती सूची है। और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को भी है और राज्य सरकारें दोनों के पास है। क्लियर चीजें। तो कैसे विषय इसके अंतर्गत रखे गए देखिएगा, जैसे शिक्षा है, वन्य जीव है, पक्षी संरक्षण है, और इत्यादि जो विषय हैं वो किस पर रखे गए हैं, वह जो है समवर्ती सूची में रखे गए हैं। ठीक है, क्लियर चीज है ये। और कुछ मामले जो है कृषि से रिलेटेड मामले भी क्या होते हैं, इसके अंतर समवर्ती सूची के विषय के भाग हैं। ठीक है, तो इन विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सूची राज्य सरकारों को भी है और केंद्र सरकारों को भी कानून है। ठीक है, अगर किसी एक ही विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाए हैं तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा, मान्य होगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अगर एक ही विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बनाया है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा, मान्य होगा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा, मान्य होगा। याद रखेंगे, अगर जिस प्रकार का डिस्प्यूट्स है। उसके अलावा छात्रगण ध्यान दें, उसके अलावा जो एक और सूची है जिसको हम बोलते हैं अवशिष्ट सूची। ठीक है, अवशिष्ट सूची को इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेसिडुअल लिस्ट बोलते हैं। और वे विषय जिन पर नियम कानून बनाने का अधिकार जो है केवल केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, जो विषय इन तीनों सूचियों में शामिल नहीं है उन विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार जो है किसको होगा, केवल केंद्र को होगा, संघ को होगा। ठीक है, तो वे सब्जेक्ट जो इन तीनों में नहीं है, विषय शामिल नहीं है, उसको क्या किया जाएगा, अवशिष्ट सूची का विषय माना जाएगा। और उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, केवल संघ सरकार को होगा। तो विधायी शक्तियों में क्या है कि कौन सरकार जो है किस विषय पर कानून बनाएगी, स्पष्ट रूप से इसको मेंशन कर दिया गया अनुसूची 7 के अंतर्गत। ठीक है, तो तीन सूचियां मुख्य रूप से कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, इसके अलावा अवशिष्ट सूची को भी डाला गया है। तो जो इन तीनों ही विषयों सूचियों में शामिल नहीं होगा विषय, वह कहाँ चला जाएगा, अवशिष्ट विषय चला जाएगा। क्लियर चीज है। तो देखेंगे इसके संदर्भ में आपको एक क्वेश्चन है, इसके आया हुआ क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन है ये, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में दिए गए निम्न वक्तव्यों का कौन सा वक्तव्य सही है। ठीक है, तो इसका ये आपने दिया है, शक्तियों का विभाजन जो है तीन सूचियों में किया गया है। बी है, केंद्र की शक्तियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है तथा शेष शक्तियां राज्यों को सौंप दी गई है। राज्यों की शक्तियों का उल्लेख संविधान में किया गया है तथा शेष शक्तियां केंद्र को प्रदान कर दी गई है। और डी जो है कि शक्तियों को बंटवारा जो है दो सूचियों में किया गया है। ठीक है, तो आपको ये लग ही रहा होगा केंद्र तथा राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, अभी हमने डिस्कस किया कि स्पष्ट रूप से सूचियों के माध्यम से किया गया है। तो ठीक है, तीन सूचियां जो है मुख्य रूप से सूचियां हैं, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर जो है वह ए हो सकता है। क्लियर चीज है ये, तो बिल्कुल आप चीजों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे क्या लिखा है इसमें,
की सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। ठीक है, तो केंद्र सरकार तो ये ऑप्शन में संघ सूची, बी में समवर्ती सूची, तीसरा में है, सी में है राज्य सूची, और डी और बी। ठीक है, तो आपको जैसे पहले ही हमने देखा कि संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल है संघ सरकार को है। ठीक है, समवर्ती सूची में क्या कौन कानून बना सकता है? संघ भी बना सकती है एवं राज्य भी बना सकते हैं। ठीक है, और राज्य सूची में केवल क्या बना सकते हैं? राज्य ही, सरकार ही कानून बना सकती है। क्लियर चीज है ये? ठीक है, तो इसके हिसाब से जो आंसर होगा क्या होगा? इसके हिसाब से जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए? डी आंसर होना चाहिए। तो केंद्र और राज्यों के मध्य जो है विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है किस सूची में? समवर्ती सूची पर जो है केंद्र जो है संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर क्या कर सकती है? वह कानून बना सकती है। क्लियर चीज है? तो ए और बी दोनों ही सही होगा, आंसर डी इसका होगा। क्लियर चीज है ये? ठीक। अब बात करते हैं हम सूचियों की बात करते हैं स्टूडेंट्स, हम देखते हैं समवर्ती सूची की हम बात करते हैं। तो इस सूची में के अंतर्गत जो है क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के जो है 52 विषय वर्तमान में शामिल है। पहले जो है वो 47 शामिल थे। कितने थे? 47 थे। आज कितने हैं? 52 है। ठीक है, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही क्या कर सकते हैं? कानून बनाने का अधिकार है। या समझेंगे जैसे शिक्षा है, वन है, बिजली है, दवा है, अखबार है, इत्यादि। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ठीक है, तो कौन कौन से थे? आपको बस मेमोराइज करने के लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, आजकल ये क्वेश्चंस नहीं आते, पुराने समय की बात हो गई है, तब भी इसको याद रखेंगे। शिक्षा, वन, माप तौल, जंगली जानवर पक्षियों का संरक्षण, उच्चतम और उच्च न्यायालयों के अतिरिक्त सभी का गठन। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इसकी समवर्ती सूची में जो है डाला गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। क्लियर चीज है ये? अब बात करते हैं स्टूडेंट, थोड़ा आर्टिकल वाइज देखते हैं। आर्टिकल 248 कहता है कि अंतर्गत ऐसे विषयों का वर्णन किया गया है जो किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं है, उसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो भारतीय संविधान के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय हित और एकता हेतु संसद को राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो देखेंगे कभी क्या होती है, अगर मान लीजिए राष्ट्रीय एकता और हित की बात है तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकता है। ठीक है, और ऐसे कोई विषय है जो तीनों सूचियों में भी शामिल नहीं है, उस विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाएगा? पार्लियामेंट को पहुंच जाएगा। ठीक है, या वह राष्ट्रीय महत्व का अगर कोई चीज है, एकता से जुड़ा हुआ है, भारत की अखंडता से जुड़ा हुआ है, तो उस विषय पर भी कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार बना सकती है। ठीक है, तो हम देखते हैं आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। यह राज्य सरकार, राज्यसभा का क्या है? यह एकाधिकार है ये। ठीक है, आर्टिकल 200 के अनुसार यदि राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को विशेष बहुमत मतलब 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है, तो संसद को उस विषय पर विधि निर्माण करने की शक्ति क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाता है? विधि निर्माण करने की शक्ति जो है उसे प्राप्त हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है राज्यसभा क्या कर सकती है? पार्लियामेंट राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, लेकिन राज्यसभा क्या करेगा? राज्य सूची सूची के जिस विषय पर कानून बनाना है उसको क्या करेगा? 2/3 मेजोरिटी से राज्यसभा में वह पारित करवा देता है। ठीक है, 2/3 बहुमत से, तो उस विषय पर जो है कानून बनाने का अधिकार जो है पार्लियामेंट को मिल जाता है। लेकिन यह कानून जो है केवल 1 वर्ष तक ही क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा। क्लियर चीज है ये? इन चीजों को आप याद रख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते ही हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं, अगर इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और तो राज्य की समस्त विधायी मतलब करने का मतलब इमरजेंसी आर्टिकल 352 और 356 के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई तो राज्य की समस्त विधायी शक्तियों पर संसद का अधिकार प्राप्त हो जाता है, लेकिन आपातकाल के समाप्त होने के बाद
तक 6 महीने के बाद तक यह विधि प्रभावी रहेगी। ठीक है, तो आपातकाल के समय भी क्या हो सकता है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाएगा, केंद्र को मिल जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि उनके संबंध में राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो उस विषय पर विधि बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है, संसद को मिल जाता है। देखिएगा, ये आर्टिकल सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, कोरिलेट कीजिए करके लीजिएगा। ठीक है, क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो आर्टिकल 249, 250 और 252 के संदर्भ में क्या कर सकता है, राज्य सूची के विषय में जो है केंद्र सरकार क्या कर सकती है, कानून का निर्माण कर सकती है। क्लियर है, लेकिन राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केवल राज्य सरकार को होगी। ठीक है, बट केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है जब कोई विषय राष्ट्रीय हित का महत्व है, भारत की एकता अखंडता से जुड़ा हो, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का हो, उस विषय पर क्या हो सकती है, केंद्र सरकार कानून का निर्माण कर सकती है। उसके लिए क्या है, ऐसा जो है राज्यसभा क्या करेगा, 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करेगा, और तब संसद को क्या मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून का निर्माण कर सकता है। केवल वर्ष में केवल वैसा कानून जो है 1 वर्ष के लिए प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, एट अ टाइम ऑफ इमरजेंसी, और आर्टिकल 252 के संदर्भ में यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडलों ने राज्य की सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने के लिए जो है केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया है, अपने अपने विधानसभाओं से ऐसा प्रस्ताव पारित कर भेजा है, तो उन दोनों राज्यों के लिए क्या कर सकता है, एक कानून जो है बना सकता है। अगर अन्य राज्य भी इसे अपनाना चाहे तो उसे अपना सकती है। इस संदर्भ में आप देखेंगे। ठीक है, तो एक जो एमसीक्यू है, देखिएगा इसमें क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में कुल विषय कितने हैं। तो समवर्ती सूची में कुल विषय वर्तमान में कितने हैं, तो समवर्ती सूची में जो विषय हो कितने हैं, 52 विषय हैं, याद रखेंगे इसको। ठीक है, यदि समवर्ती सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून आपस में टकराता है, ये क्वेश्चन दूसरा है। तो आपको मालूम होगा, अभी हमने डिस्कस किया है, यदि समवर्ती सूची में दिए गए किसी विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून आपस में टकराता है, तो क्या कंडीशन होगा। ए ऑप्शन है, उस कानून की प्राथमिकता मिलती है जो पहले बनाया गया है, जिन्हें पर, और दूसरा बी, राज्य द्वारा बनाए गए कानून को प्राथमिकता मिलेगी, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को प्राथमिकता मिलेगी, डी है, दोनों कानून रद्द माने जाएंगे। तो आपको पहले ही बताया है कि अगर समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून का निर्माण किए हैं और दोनों में टकराव की उत्पत्ति है, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा, मान्य होगा। तो इसके हिसाब से जो है आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा। क्लियर चीज है ये। ठीक, इसको देखिएगा। अब हम बात करते हैं, ठीक है, हमने जो बात किया है उसी से हम बात कर रहे हैं कि राज्य सूची के विषय पर जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है। ठीक है, उसी को थोड़ा हम रिवाइज कर रहे हैं जो हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा है। तो आर्टिकल 249 के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संधि के समय, दो या दो से अधिक राज्यों जब केंद्र से संयोजन के लिए आर्टिकल 252 के संदर्भ में, और राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में आर्टिकल 356, आर्टिकल 356, आर्टिकल 352 पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं बात राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण। ठीक है, ये बस पूरा टॉपिक जो है अच्छे से कर दिया जाए उसके लिए मैं किया गया। ठीक है, राज्य विधानमंडल पर केंद्र का नियंत्रण, ये ठीक है। तो इसको देखिएगा, पूरा इससे रिलेटेड जो है, मतलब केंद्र राज्य संबंध के रिलेटेड जो है सारे टॉपिक को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखेंगे, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 201 और 200 और 201 के संदर्भ में हम बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 200, 200 के संदर्भ में। ठीक है, वित्तीय आपातकाल के समय राज्य के धन विधेयक को रोक लगाने हेतु केंद्र सरकार राज्य विधानमंडल को निर्देशित दे सकता है, ये भी सही है। ठीक है, आर्टिकल 265 के संदर्भ में के तहत लाए गए विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति के पश्चात ही लागू किया जाएगा। क्लियर चीजें, तो इसको देख लीजिएगा, आर्टिकल 201 के संदर्भ में, आर्टिकल 265 के संदर्भ में। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल के समय धन विधेयक पर रोक लगाने हेतु केंद्र सरकार राज्य विधानमंडलों को क्या कर सकती है, निर्देश दे सकती है।
क्लियर चीजें, तो इसको आप समझिएगा। क्लियर चीज है ये। तो फिर से अगर हम आर्टिकल वाइज रिवाइज करते हैं, तो अवशिष्ट सूची का संबंध में आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 248 है। आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है, मतलब राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के अधिकार को मोनोपोली है उसका। अगर 2/3 बहुमत से अगर वह राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित कर देती है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार उसे मिल जाता है। आर्टिकल 250 के समय में, आर्टिकल 251 के संदर्भ में। क्लियर चीज है ये, ठीक। और आर्टिकल 252 के संदर्भ में अभी आपने से में डिस्कस किया। आर्टिकल 253 के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और आर्टिकल 254 समर्थित सूची के विषय में केंद्र राज्य की विधि में अगर असंगति है, तब केंद्रीय कानून ही क्या होगा, मान्य होगा। ये सारे आर्टिकल को हमने क्या किया, इसको डिस्कस किया है आर्टिकल वाइज जो है, डिसिप्लिन के मैनर में आपको मैं बता दिया हूँ कि आर्टिकल वाइज जो है, इसको आप समझ लीजिए। जो हमने पिछले स्लाइड्स में इन सारी बातों को क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। क्लियर चीजें। अगर किसी स्टूडेंट्स को इसमें किस प्रकार की भी समस्या है, तो जब भी वीडियो मेरा प्रीमियर होगा, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप टेस्ट करेंगे। जब ये वीडियो प्रीमियर मैं ऑनलाइन रहूंगा, आप लोगों को सारी जवाब इसको दिया गया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो हम प्रशासनिक संबंध हम स्टूडेंट बात करते हैं, ठीक है। दूसरा जो संबंध है वह क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, प्रशासनिक संबंध है, ठीक है। हम बात करते हैं, सुनिए चीजों को, ये जब भी प्रशासनिक संबंध में आएगा, तो ये आप इस कोटेशन को जरूर बताइएगा। जब दो प्रशासनिक प्रणालियां हैं, जहां केंद्र और राज्य प्रणाली एक दूसरे के समानांतर कभी नहीं चलते, वे कुछ बिंदुओं पर या जगहों पर जहां मिलते हैं, इन जगहों पर जो है राज्यों के ऊपर केंद्र हावी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, केंद्र और राज्यों के मध्य जो प्रशासनिक संबंध है, उसमें मोस्ट पावरफुल जो है क्या है, केंद्र ही है, ठीक है। और केंद्र और राज्यों के मध्य जो प्रशासनिक संबंध को आपको समझना है, तो एक और बात मैं ऐड करना चाह रहा हूं। तो आप लोग इसको अपने जब भी किसी भी आंसर को लिखेंगे, या आप या पढ़ रहे हैं, तो इसको समझिएगा। तो पहला तो यही है कि केंद्र और राज्य जो है, दो शासन प्रणाली एक दूसरे के समांतर नहीं चलते, कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और जहां एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, वहां पर क्या होगा, केंद्र शक्तिशाली होगा। दूसरी बात है, याद रखिएगा, केंद्र और राज्यों के मध्य जो प्रशासनिक जो संबंध है, वह केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला निर्देश और आदेश है। मतलब प्रशासनिक संबंध जो है, वो क्या है, केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को क्या करता है, निर्देश और आदेश देता है, ठीक है। और इन निर्देश और आदेशों का जो है पालन करना जो है, राज्य सरकारों को जरूरी है। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था है कि वहां पे क्या कर सकता है, इमरजेंसी आर्टिकल 356 का प्रयोग हो सकता है। क्लियर चीजें। तो दो मतलब केंद्र राज्यों के मध्य जो है प्रशासनिक संबंध को हम समझे हैं, ठीक है। आर्टिकल 256, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिसमें संसद को अधिनियमित में अड़चन न आए। अगर राज्य केंद्र सरकार कोई कानून बनाता है, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो राज्य सरकार की जो एग्जीक्यूटिव है क्या करेगा, उसका इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करने में क्या करेगा, सहयोग करेगा, ठीक है। कभी उसमें बाधा डालने की कोशिश नहीं करेगा। आर्टिकल 257, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति में व्यवधान न आए। मतलब क्लियर चीज है ये, मतलब केंद्र अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेगा, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में व्यवधान न आए। क्लियर चीज है ये, ठीक। आर्टिकल 256, केंद्र जो है रेलवे और संचार माध्यमों की रक्षा और उसको बनाए रखने के लिए राज्यों को निर्देश दे सकता है। मतलब राज्य में रेल है और संचार की जो भी माध्यम है, उसको रक्षा करने की जिम्मेदारी किसको सौंप सकता है, केंद्र राज्यों को दे सकता है। राज्यों को इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य ही है, नहीं तो 365 के तहत जो है राज्य की संवैधानिक तंत्र की विफलता उसे माना जाएगा। और आर्टिकल 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको बोला कि प्रशासनिक संबंध जो है क्या है, केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिया जाने वाला क्या है, निर्देश एवं आदेश है। और राज्य सरकारों को इसको पालन करना जरूरी ही है। इस संदर्भ में आप क्या समझेंगे, प्रशासनिक संबंध से समझेंगे। क्लियर चीज है ये। देखिएगा आर्टिकल 258 में क्या बात हो रहा है, देखिएगा, केंद्र संसदीय अधिनियमों के क्रियान्वयन के लिए राज्यों के प्रशासनिक तंत्र का प्रयोग कर सकता है।
केंद्र को किसी भी राज्य के बिना उसकी सहमति से सैनिक और अर्धसैनिक बल तैनात करने की शक्ति है। ठीक है, तो संसदीय अधिनियमों के क्रियान्वयन मतलब चुनाव उनाव होते हैं या बहुत सारी जनगणना के संदर्भ में, तो क्या कर सकता है वह, वो राज्यों के प्रशासनिक तंत्र का क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। ठीक है, और राज्य में बिना किसी सलाह के लिए उसके सैनिक और अर्धसैनिक बलों को क्या कर सकता है, तैनात कर सकता है। क्लियर चीजें। अनुच्छेद 252 के संदर्भ में देखेंगे, यह अनुच्छेद संसद को अंतर्राज्यीय जल से संबंधित विवादों के समाधान के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, विधि बनाने का अधिकार देता है। आर्टिकल 256 क्या है, यह इंटर स्टेट रिवर वाटर ट्रिब्यूनल का गठन करने का दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य जो नदी जल के विवाद हैं उसको जो है इंटर स्टेट रिवर वाटर ट्रिब्यूनल के माध्यम से क्या किया जाएगा, सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रशासनिक संबंध देखते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज के माध्यम से भी हम प्रशासनिक संबंध देखते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के जो है यूपीएससी के द्वारा किया जाता है, और यह जो इसके अधिकारी होते हैं वो केडर वाइज इनका एलोकेशन होता है, और राज्यों में भले ही काम करते हैं लेकिन उनकी वफादारिता जो है केंद्र सरकार के प्रति रहती है। क्लियर चीजें। तो ये केवल ऑल इंडिया सर्विसेज के संदर्भ में बात किया। भारत में तीन ही प्रकार के ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस है। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है। तो इस संदर्भ में आप इसको यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, तो आईएएस, आईपीएस, आईपीएस जो है क्या है, वह केंद्र सरकार के अधिकारी होते हैं जो राज्यों में क्या करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, और इनकी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार के प्रति ही होती है। ठीक है, अनुच्छेद 352, जब राज्य में आपात की स्थिति हो, सॉरी, जब नेशनल इमरजेंसी की स्थिति हो तब केंद्र राज्यों के किसी भी विषय पर प्रशासनिक निर्देश जो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को दे सकता है, आर्टिकल 352 के संदर्भ में। ठीक है, अनुच्छेद 258 में देखेंगे, संघ और राज्यों के मध्य कार्यपालिका कृतियों के आदान प्रदान करने के लिए उपबंध है। तो भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की पूर्व सहमति से संघ में एक से अधिक कार्यपालिका कृतियों को उस राज्य को सौंप सकता है। इसी तरह राज्य भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब राज्य और केंद्र किसी भी प्रकार के प्रशासनिक कृत्यों को करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने एग्जीक्यूटिव को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, कार्य की जिम्मेदारी उनको दे सकते हैं। क्लियर चीज है ये। तो ये संदर्भ में क्या है, यह जो है केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। इसके अलावा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रावधान है उसमें क्षेत्रीय परिषद है, आगे हम पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है, संसद द्वारा जो है पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन का प्रावधान किया गया था। वर्तमान में जो है 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं, और नॉर्थ ईस्ट जो है क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है 1971 में किया गया था। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का प्रधान जो है संघ का गृह मंत्री होता है, और उससे संबंधित सभी राज्यों और संघ राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और मुख्य सचिव उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, काम क्या है, अंतरराज्यीय विवादों के समाधान में मदद करना, क्षेत्रीयवाद की भावना को रोकना और आपसी हित में अभिवृद्धि करना। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, केंद्र राज्यों के संबंधों पर चर्चा करने के लिए, उनके बीच जो है डिस्प्यूट्स को समाधान करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोनल काउंसिल्स कहते हैं। वर्तमान में कितने, 6 जोनल काउंसिल्स है। क्लियर है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा है, हमने देखा है। ठीक है, राज्य सेवा रोज राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, केंद्र राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भले ही राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन वो राष्ट्रपति ही उनके पद से हटा सकता है। क्लियर चीज है ये। ठीक, और ये हमने प्रशासनिक संबंध को देख रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इसको हम बात करते हैं, आर्टिकल 263 की हम बात करते हैं, अंतरराज्यीय परिषद की हम बात करते हैं। ठीक है, इसको देखिएगा, केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में अंतरराज्यीय परिषद की बात करते हैं। तो अंतरराज्यीय परिषदों के निर्माण का स्रोत जो है आर्टिकल 233 है। इसके तहत क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की शक्ति दी गई है। यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसे परिषद की स्थापना लोकहित की वृद्धि होगी तो क्या कर सकता है, इंटर स्टेट काउंसिल्स का गठन कर सकता है। ठीक है, सरकारी आयोग ने एक स्थायी अंतरराज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी।
ठीक है। तो अप्रैल 1990 में इस परिषद की स्थापना की गई, जिसमें संघ के 6 मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, संविधान के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं। संविधान में भी कुछ कर्तव्य जो परिषद को सौंपे जा सकते हैं, ठीक है। तो राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गया उनकी जांच करना, उसकी सलाह देने का कार्य, कुछ या सभी राज्यों के में अथवा संघ और एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य जो है उनके हितों के संदर्भ में विषयों का अन्वेषण करना, उस पर विचार करना और विचार विमर्श करना, ऐसे विषयों से संबंधित नीति और कार्य के समन्वय की सिफारिश करना, ठीक है। ये किसका काम है? ये अंतरराज्यीय परिषद का कार्य है, ठीक है। इसकी स्थापना की गई, कब की गई? 1990 में। किसने रिकमेंड किया था? सरकारी आयोग। आर्टिकल कौन सा है? 263 है, ठीक है। संघ के 6 मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होंगे, ठीक है। और इनके क्या कार्य है? राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों को समाधान करना, उसकी जांच करना, सलाह देना और ऐसे विषयों के संदर्भ में नीति और कार्य समन्वय की सिफारिश करना, ठीक है। कुछ या सभी राज्यों, संघ या राज्य, एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य जो भी सामान्य हित हैं, उन विषयों का अन्वेषण करना और उन पर विचार विमर्श करना और सुझाव देना। क्लियर चीज है ये। क्षेत्रीय परिषदों को आपने पढ़ा है, तो वर्तमान में जो है क्षेत्रीय परिषदें कितनी है? 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं, ठीक है। उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र जो है अभी जो है लेटेस्ट यह ऐड किया गया है 1971 में, ठीक है। पहले 5 ही हुआ करते थे, याद रखेंगे। अब तीसरी जो हम बात करते हैं केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर, जो है हम तीसरी संबंध की बात करते हैं, तो क्या है? वित्तीय संबंध है। क्या है? वित्तीय संबंध है। क्लियर है। तो वित्तीय संबंध के संदर्भ में हम देखते हैं क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। तो क्या संविधान में क्या क्या प्रावधान किया गया है? तो विधि के अधिकार के बिना सरकार किसी भी प्रकार के कर का अधिरोपण नहीं कर सकती है। कर का अधिरोपण करने के लिए क्या बनाया गया? कानून बनाना पड़ेगा। बिना कानून के किसी प्रकार का कर का निर्धारण नहीं किया जा सकता, ठीक है। आर्टिकल 266 जो है, संघ, भारत सरकार और राज्य सरकारों की निधियों की चर्चा की गई है और इन निधियों पर चर्चा जो है, तो संचित निधि की बात की गई है, लोक लेखा निधि की बात, इस पर राज्य, भारत का राजकोष भी कहते हैं। भारत सरकार की समस्त आय व्यय इसी से किए जाते हैं। लोक लेखा निधि, इसमें बीमा, बैंक, पेंशन आदि से संबंधित धनराशि जमा होती है और इस धनराशि का प्रयोग सरकार अपनी आकस्मिक स्थिति में कर सकता है, परंतु इस व्यय को वापस करने को सरकार की वैधानिकता है और यह फंड राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। तो याद रखेंगे, लोक लेखा निधि, संचित निधि। अब बात करते हैं आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि। यह भी राष्ट्रपति के नियंत्रण में होता है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और बजट न बना हो, तो सरकार आकस्मिक निधि से क्या कर सकती है? वह खर्च अपना चला सकती है, खर्चा कर सकती है, ठीक है। तो वित्तीय संबंध जो है उसको हम देखेंगे, ठीक है। संविधान का भाग 12 जो है वह वित्तीय संबंधों की बात कर रहा है। हमने देखा वित्तीय संबंध के विषय में कुछ प्रावधान देखा हमने, ठीक है। आर्टिकल 268 से 293 जो है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इसके अधिकांश प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। क्लियर है। केंद्र और राज्यों के जो विषय है, जो कि वित्तीय संबंध है, वह करों का निर्धारण, उसका उत्ग्रहण, उसका कलेक्शन करने पर निर्भर है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में स्टूडेंट्स क्या हुआ देखिएगा, कुछ समय पहले जो आपको सबको मालूम है कि संघ सूची और राज्य सूची के अंतर्गत जो निहित विषयों को, वित्तीय संबंध के बाद कुछ विषयों को समाप्त कर पूरे देश में जो है जीएसटी लागू कर दिया गया है। इसलिए कुछ चीजें जो यहाँ पर इफेक्टेड है, जिसका संविधान में अभी तक कोई उल्लेख नहीं हो पाया है। क्लियर चीज है ये। लेकिन ऐसा जीएसटी, गुड एंड सर्विसेज आने से जो इसमें बहुत बहुत सारी बातें जो थी उसको क्या हो रहा है? प्रभावित हो गया है। तब हम पुरानी व्यवस्था को देखते हैं, तो आर्टिकल 268 को देखते हैं। संघ सेवा कर जो है वह संघ द्वारा क्या किया जाता था? लगाया जाता है। और संघ और राज्यों द्वारा क्या किया जाता है? एकत्र और विनियोजित किया जाता है। सेवा कर के संदर्भ में प्रावधान जो आर्टिकल 268 ए में किया गया है, ठीक है। क्लियर चीज है ये। करों का संघ द्वारा लगाना और एकत्र किया जाना, लेकिन राज्यों को सौंपा जाने वाला जो कर है उसके संदर्भ में प्रावधान किया गया था आर्टिकल 269 में। ऐसे कर जो संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ द्वारा ही एकत्र किया जाता है, लेकिन राज्यों को क्या कर दिया जाता है? सौंप दिया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 270, करों को संघ द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है, लेकिन राज्यों और संघों के बीच जो है वितरण कर दिया जाता है, आर्टिकल 270, ठीक है। संघ के प्रयोजन के लिए कुछ खास शुल्कों और करों का अधिभार लगाना, आर्टिकल 271, ठीक है।
और केंद्र राज्यों के मध्य जो है वित्तीय संबंध है क्या है, करों का निर्धारण करने के संदर्भ में, करों को उद्ग्रहण करने के संदर्भ में, कौन इसको वसूल करेगा उसके संदर्भ में है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिया जाने वाला ग्रांट्स, अनुदान भी जो है वह वित्तीय संबंध की व्याख्या करता है। तो संसद किसी भी राज्य के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए अधिकृत है। या राज्य सरकारों को क्या देती है, एक वित्तीय सहायता अनुदान देती है। अब ये इसका बजट में क्या होता है, इसका प्रावधान किसका क्या किया जाता है, बजट में जो है इसका प्रावधान किया जाता है। ठीक है। आर्टिकल 282 के तहत संघ या किसी राज्य के किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य से कि किसी प्रकार का अनुदान कर सकते हैं, बावजूद इसमें संदर्भ के साथ संसद और राज्य विधायिका नियमों का निर्माण किया हो। ठीक है। आर्टिकल 352 के तहत राज्य आपातकाल की कार्रवाई के दौरान केंद्र और राज्यों के बीच जो है राजस्व वितरण जो है प्रभावित हो सकते हैं। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय अगर आपातकाल की स्थिति है तो केंद्र राज्य के मध्य जो वित्तीय रिलेशनशिप है उसको कुछ समय के लिए क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है। केंद्र और राज्यों के मध्य जो है वित्तीय संबंध के ऊपर जो है कैसा उनके वित्तीय संबंध हो, कैसे राजस्व का वितरण किया जाए, इसके संदर्भ में जो है आर्टिकल 280 के तहत जो है एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। और भारत का राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए क्या करेगा, एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक है। और वह केंद्र और राज्य सरकारों को जो है वित्तीय संसाधनों के वितरण और समीक्षा करने के लिए क्या करेगा, ऐसा वित्तीय संसाधनों के वितरण की समीक्षा करेगा और फाइनेंस के संदर्भ में जो है रिपोर्ट बनाकर किसको देगा, राष्ट्रपति को प्रेषित करेगा। ठीक है। तो राज्यों की वित्तीय संसाधनों के वितरण के लिए क्या करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा। जिन संसाधनों पर भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता दी जानी है उसके बारे में रिपोर्ट करेगा। और राष्ट्रपति द्वारा किसी अन्य वित्तीय मामले पर अपनी क्या देगा, रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रेषित करता है। ठीक है। तो भारत में जो है वित्त आयोग का जो गठन किया गया है पार्लियामेंट्री एक्ट 1951 के तहत किया गया। ठीक है। तो वित्त आयोग में जो है 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं फाइनेंस कमीशन में। ठीक है। अध्यक्ष सहित जो है 5 सदस्य होते हैं। ठीक है। तो 5 में एक अध्यक्ष होगा, एक जो है अध्यक्ष जो होगा ऐसा व्यक्ति हो जिसे सार्वजनिक कार्यों के बारे में अच्छा अनुभव हो। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होता है, रिटायर होता है या उसके समान योग्यता रखने वाला अर्थशास्त्री होता है। व्यक्ति जिसे सरकार की वित्त और लेखाओं का अनुभव हो वो भी रहता है। व्यक्ति जिसे वित्तीय विषय और प्रशासन के बारे में क्या हो, व्यापक अनुभव हो। ठीक है। तो 5 सदस्यीय टीम, अध्यक्ष और 4 मेंबर होते हैं। हालांकि वित्त आयोग की सिफारिशों से राज्य प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। वित्त आयोग के गठन या इसके दिए गए कार्यों के निर्धारण में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम राज्य विधानमंडल राज्य के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। ठीक है। तो राज्य में भी क्या होगा, वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। क्लियर चीज है ये, आर्टिकल 73वां 74वें संविधान संशोधन से इस इसमें बात किया गया है। क्लियर चीज है ये। तो देखेंगे भारत सरकार के द्वारा जो है केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है उसके ऊपर अलग अलग समय में विभिन्न प्रकार के आयोग और कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था। उनमें से प्रमुख हैं प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है। मोरारजी देसाई 1966, राजा मन्नार आयोग जो है 1969, तमिलनाडु सरकार, आनंदपुर साहब प्रस्ताव 1973 और सरकारिया आयोग जो है 1983 और एम पुंसी आयोग जो है 2007 जो है, यह इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग जरूर देखिएगा। इनमें से ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर गठित हुई थी। तो याद रखेंगे मोरारजी प्रशासनिक सुधार आयोग, राजा मन्नार समिति, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, सरकारिया आयोग और पुंछी। पुंछी का पूरा नाम क्या है, मदन मोहन पुंछी है। क्या है, मदन मोहन पुंछी है। आप लोग इसको याद रखिएगा। क्लियर चीज है ये। ठीक है। तो अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बात कर रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र राज्य संबंधों पर जो है सरकारी आयोग की जो रिपोर्ट है उसको हम थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है। तो देखेंगे स्टूडेंट, 1983 में मतलब इसका सरकारी आयोग का गठन किया गया था और उसने प्रतिवेदन जो है अपना 1988 में दिया। आयोग ने यह अपना विचार प्रस्तुत किया कि विधायी, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में राज्यों पर से केंद्र का नियंत्रण कम करने का और यह भी उचित समय नहीं है किंतु राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय नियंत्रण को कम करना चाहिए। ठीक है। विधायी, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में राज्यों पर से केंद्र का नियंत्रण कम करने का यह समय अच्छा नहीं है
किंतु राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता देने की यह बात की। आयोग ने वर्तमान व्यवस्था की अतिरिक्त में अधिक फेरबदल करने की सिफारिश नहीं की, किंतु इसकी सही दिशा देने की सिफारिश की है। ठीक है, तो सरकारी आयोग की क्या मुख्य सिफारिशें देखेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेनी चाहिए। गैर राजनीतिक व्यक्ति को राज्यपाल का पद नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 356 के प्रयोग से बात करते हैं, निर्बंधित करना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा में इसका कारण भी शामिल होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति शासन को लागू करने से पहले राज्य को अवश्य चेतावनी देना चाहिए, और संसद द्वारा राष्ट्रपति शासन अनुमोदित करने से पूर्व राज्य विधानसभा को निलंबित या नियुक्त या डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सजेशन जो है किसने, सरकारी आयोग ने दिया था। ठीक है, वित्तीय संबंध के ऊपर उनका क्या था, वित्तीय आयोग के गठन और उसको दिए गए कार्यों के निर्धारण में राज्य की परामर्श करनी चाहिए। निगम कर का राज्यों के वितरण अनिवार्य करने के लिए संविधान में संशोधन करना चाहिए। राज्यों को संचित निधि की सुरक्षा पर राज्यों को कर्ज लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। ठीक है, तो वित्तीय संबंध पर उन्होंने ये बात की, क्लियर है। अब उन्होंने क्या बात की, सहकारी परिसंघवाद पर क्या बात की, ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसको समझिएगा ये क्या है। ठीक है, अनुच्छेद 263 का क्रियान्वयन किया जाए। आर्टिकल 200 अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए, इसका नाम बदलकर इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल्स कर देना चाहिए। ये उन्होंने क्या किया, सजेस्ट किया। ठीक है, अनुच्छेद 258 में जो संघ की कुछ कार्यपालिका कृतियों को राज्यों को सौंपने और राज्यों की कुछ कार्यपालिका सौंपने की प्रावधान किया गया है कि उदारता से क्रियान्वयन किया जाए। ठीक है, समवर्ती सूची में शामिल किसी विषय पर विधान बनाने के लिए केंद्र और राज्यों से परामर्श करनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात कहा है, केंद्र सूची में शामिल किसी विषय पर विधान बनाने के लिए केंद्र और राज्यों से परामर्श करनी चाहिए। क्लियर चीज है ये। ठीक, तो ये नेक्स्ट है, राज्यों की विधायी शक्तियों पर राष्ट्रपति की सहमति से समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम में संशोधन करने की अनुमति राज्यों को दी जाए। तो इन्होंने ऐसा सजेस्ट किया था। ठीक है, अनिश्चित काल तक जारी रहने के भय से अनुच्छेद 252 के तहत कोई राज्य संसद को विधि बनाने के लिए राज्य सूची के किसी विषय को सौंपने के लिए आगे नहीं आ रहा है। ऐसी विधि का 3 वर्षों के बाद अंत हो जाना चाहिए। ठीक है, 3 वर्षों के लिए इसको वैलिड करना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये मुख्य जो है प्रावधान जो है सरकारी आयोग के द्वारा जो है वह दिया गया है। ठीक है, केंद्र राज्यों पर सरकारी आयोग की मुख्य सिफारिशें वित्तीय संदर्भ में और सहकारी परिसंघवाद के संदर्भ में मैं आप लोगों को समझाया यहाँ पर। क्लियर चीज है ये। तो सरकारी आयोग की रिपोर्ट थी। सरकारी आयोग ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की है। यहाँ पे देखिए ना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की है आर्टिकल 263 के संदर्भ में। ठीक है, 258 के संदर्भ में, 252 के संदर्भ में, इसको समझिएगा क्या है। तो आधुनिक मत यह है कि परिसंघवाद लोगों के कल्याण के लिए और आसान प्रशासन के लिए एक कार्यात्मक व्यवस्था है, न कि केंद्र और राज्यों के मध्य केवल शक्तियों का विभाजन। क्या है यह, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है लोगों के कल्याण के लिए और प्रशासन को और आसान बनाने के लिए क्या है, एक प्रक्रियात्मक व्यवस्था है, न कि केंद्र और राज्यों के मध्य केवल शक्तियों का विभाजन। विवाद नहीं, समन्वय होना चाहिए। बहुत सारे संवैधानिक उपबंध और विधायी अनियमितताएं भारत में सहकारी परिसंघवाद के लिए प्रावधान करती है। ठीक है, सरकारी परिसंघवाद के लिए संविधान के अंदर के उपबंध क्या है, तो सरकारी परिसंघवाद के लिए संविधान के अंदर जो उपबंध है आर्टिकल 263 है। ठीक है, तो केंद्र राज्यों के बीच जो आपसी आपस में परामर्श के लिए परामर्श तंत्र का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति को जब ये प्रतीत होता है कि लोकहित की सिद्धि होगी तो क्या कर सकते, अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। ठीक है, आर्टिक और राष्ट्रपति ने 1990 में क्या किया था, एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, याद रखेंगे इसको। राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक शामिल रहेंगे। नदी जलों पर अंतर्राज्यीय विवादों को समझाने के लिए एक न्याय निर्णय तंत्र का प्रावधान करता है। ठीक है, पूर्ण विश्वास और मान्यता वाक्य फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लाउज शामिल करना शामिल है। इसका मतलब है कि एक राज्य में
सृजित अधिकार और दायित्व अन्य सभी राज्यों के प्रवर्तन के लिए समर्थ होंगे। इस उपबंध के तहत सिविल मामलों में देश के किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, आदेश या निर्देश को किसी भी प्रवर्तन के लिए समर्थ होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 261 के संदर्भ में समझेंगे। ठीक, तो आर्टिकल 262, 261, 258 संघ और राज्यों के मध्य कार्यपालिक शक्तियों के आदान प्रदान के लिए यह उपबंध किया गया है। ये क्या है, क्या शो कर रहा है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सहकारी परिसंघवाद की कल्पना जो है हमारे संविधान में जो किया गया था उसको यह शो कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट, राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर केंद्र जो है वो कानून बनाने का अधिकार रखता है। ठीक है, राज्य सूची के दिए गए किसी भी विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है यदि राज्यसभा द्वितीय बहुमत से प्रस्ताव प्राप्त कर दे। ठीक है, जो राष्ट्रीय महत्व का है। अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों को लागू करने के लिए यदि दो या दो से अधिक राज्य संसद को ऐसा करने का अनुरोध दिया आर्टिकल 252 के संदर्भ में। तो यहाँ पर ए, बी और सी जो है तीनों ही सही दिखा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, केंद्र राज्य सरकारों को किस सूची में दिए गए मामलों में आदेश दे सकती है? केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को किस सूची में दिए गए मामलों पर आदेश दे सकती है? ठीक है, तो केंद्र सरकार राज्यों को किस सूची में दिए गए मामलों पर आदेश दे सकती है? तो क्या होगा, वह समवर्ती सूची होगा। क्या होगा, वह समवर्ती सूची होगा। ठीक है, संघ सूची के विषय पर भी क्या कर केंद्र सरकार राज्यों की सूची में दिए गए सब मामलों पर आदेश दे संघ सूची में भी दे सकता है और समवर्ती सूची में भी दे सकता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार राज्यों को किस सूची में दिए गए मामलों पर आदेश या निर्देश दे सकता है? केंद्रीय सूची के संदर्भ में भी सही है और समवर्ती सूची के में भी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारिया आयोग की एक अग्रणीय सिफारिश है? ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन पढ़िए, ए बी सी डी ऑप्शन पढ़िए और बताइए जल्दी से इसका आंसर बताएं। वेट कर रहा हूं मैं। इसका आंसर बताएं, पढ़ देता हूँ। ये ऑप्शन है, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करना, क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय करना, वित्त आयोग तथा योजना आयोग के वर्तमान कार्य विभाजन में गंभीर परिवर्तन करना, क्षेत्रीय परिषदों को समाप्त करना। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसका बी आंसर होगा, क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय करना। ठीक है, फिर है, केंद्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व किस क्षेत्र में मिलता है? तो वर्तमान में स्टूडेंट्स याद रखेंगे जो ये चारों ऑप्शन है उसमें जो है उत्पादन से, इसका ऑप्शन कुछ भी हो सकता है ना, उसके संदर्भ में आपको आंसर देना है। तो उत्पादन कर एक्साइज ड्यूटी जो है हम अभी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संघीय व्यवस्था में निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण गलत है? तो ये ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, ये है, वह राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, वह एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था करता है, इसका एक लिखित संविधान है, यह केंद्र और राज्यों में शक्तियों को बंटवारा करता है। एक संघीय व्यवस्था, निम्न लक्षण में कौन सा लक्षण गलत है? तो सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट, यह पहला ही लक्षण क्या है इसका गलत लग रहा है, और राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, अलग अलग राज्यों का है, अलग अलग राज्यसभा की सीटें हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे, यदि वित्तीय संकट की घोषणा की जाए तो इसका केंद्र और राज्यों के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो आप ऑप्शन पढ़िए इसको, तो इसका बेस्ट आंसर जो है मेरे हिसाब से बी हो रहा है। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित सभी राज्यों के सभी कर्मचारियों के वेतन को क्या कर सकता है, वह कम कर सकता है। क्या कर सकता है, वह वेतन को कम कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक, और इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह ए था। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदें क्या हैं? तो क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं, 6 जो है रीजनल काउंसिल्स हैं। ठीक है, तो कैसी है ये रीजनल काउंसिल्स, कैसी है, यह सलाहकारी संस्था है, एडवाइजरी बॉडी है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट,
भारत सरकार द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का पुनः अवलोकन करने के लिए जो आयोग गठित किया गया उसके सभापति कौन था? तो आपको सभी मालूम है, जिसमें नाम है उसमें क्या होगा, सरकारिया का नाम आएगा। क्लियर, सरकारिया आयोग जिसको बोला गया। ठीक है, सरकारिया आयोग का गठन पंजाब संकट का समाधान ढूंढने के लिए किया गया, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का परीक्षण करने के लिए किया गया, कावेरी जल के बंटवारे के संदर्भ में किया गया, सार्वजनिक उपक्रम कार्यों को केंद्र और राज्यों के सरकारी आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा, बी, केंद्र और राज्यों के संबंधों का परीक्षण करने के लिए जो है सरकारी आयोग का गठन किया गया था। क्लियर है, तो इसको आप समझिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। क्लियर चीज है ये। तो केंद्र और राज्य संबंध के ऊपर जो है आपके लिए मैं जो ये वीडियो बनाया हूँ, आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। ठीक है, और इससे आप केंद्र और राज्यों के संबंधों के ऊपर पढ़ेंगे। आर्टिकल वाइज मैं आपको दिखाया हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बात रहा हूँ, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जिनमें हमने रीजनल काउंसिल्स को देखा। क्लियर चीजें, तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं।